गंज में आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं, बहुत गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। ये जो नोटों के बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसी नेता या व्यापारी के यहां नहीं मिले हैं। ये एक ओएसडी के घर में काम करने वाले उसके सहायक के घर पे मिले हैं। आप समझ गए? मंत्री के लिए काम करने वाले ओएसडी का एक हेल्पर, उसके घर पर यह पैसा मिला है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये नोटों के बंडल 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। अभी गिनती चल रही है। 40 करोड़ रुपए एक चौथे वर्ग के कर्मचारी के घर पर, वो भी कैश। ये तस्वीरें आज ईडी की छापेमारी के बाद सामने आई है। ईडी की छापेमारी हुई क्यों, आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। क्या इसलिए क्योंकि चुनाव है? इसलिए? सच्चाई यह है कि यह छापेमारी 5 साल से जो ग्रामीण विकास विभाग के सरकारी ठेकों में अवैध लेन देन चल रहा था, उस मामले में हुई है। 5 साल से मसला चल रहा है। पहला मामला कब सामने आया? जब राज्य में विधानसभा चुनाव जो है होने वाले थे और उस प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही थी। तब 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश मिले थे। 2019 की मैं बात बता रही हूं। उस वक्त राज्य में रघुवर दास की सरकार थी और कितने, लगभग 3 करोड़ कैश मिले। अच्छा, उसके बाद छापा पड़ा, कुछ ही दिन बाद सरकार बदल गई, लेकिन क्या नहीं बदला? भ्रष्टाचार का खेल वो बढ़ता चला गया। करीब 4 साल बाद 22 फरवरी 2023 को ईडी ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर छापेमारी की और बताइए क्या मिला? 150 करोड़ रुपए संपत्ति उसकी बरामद हुई। इसके बाद ईडी ने ग्रामीण विभाग जो है, वो ग्रामीण विकास विभाग, उसके चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया। आज उसी मामले में ईडी ने फिर से छापेमारी की है और इस बार 40 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। समझ में यह नहीं आता है कि झारखंड में करप्शन की ये कौन सी खान है जिसे जितना खोदोगे उतना कैश निकलेगा। इससे पहले आप याद कीजिए, धीरज साहू, याद है ना आपको, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, जिनके ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। इतना कैश कि नोट गिनने वाली मशीन खराब हो गई थी। कई दिनों तक भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी ईडी अधिकारियों के साथ कैश गिनते रहे थे। उससे पहले एक और तस्वीर झारखंड की ही, जब आईएएस पूजा सिंघल के करीबी सीए के यहां पर 200 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। समझ रहे हैं आप? 200 करोड़ रुपए। ये नोटों की जो तस्वीरें हैं, जब आप और हम देखते हैं तो क्या सवाल जहन में आता है? टैक्स पेयर का, जनता का जो मेहनत का पैसा है, गाढ़ी कमाई, कौन खा रहा है? इन लोगों पर जब कार्रवाई होती है फिर क्या होता है? सियासत शुरू होती है। सियासत की आड़ में इस भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश होती है। क्यों? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नोटों के बंडल की जो तस्वीर सामने आई, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोलते हैं। आप सुनिए। अपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। सुना? प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ है कि अवैध संपत्ति और नोटों के बंडल का मुद्दा अभी और गरमाने वाला है। अच्छा, एक त्रुटि के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नेहा सिंघल का जो मैंने अभी जिक्र किया था कि एक और पूजा सिंघल, माफ कीजिएगा, उसके घर पर जो कैश बरामद हुआ था वो 20 करोड़ था। 200 करोड़ नहीं, 200 करोड़ की संपत्ति थी और जो कैश बरामद हुआ था वो 20 करोड़ था। बहरहाल ये नोटों के बंडल वाला मामला अभी गरमाएगा, यकीन मानिएगा। कैश मिला है ओएसडी के हेल्पर के घर। ये आईएएस ऑफिसर आलमगीर आलम के माथत काम करता था, उसको रिपोर्ट करता था। और आलमगीर आलम सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री है। क्रोनोलॉजी समझिए।
लेकिन आलम यह है कि आलमगीर मानने को राजी नहीं है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। पल्ला झाड़ने से क्या होगा? ये घपला, ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला इन नोटों की गड्डी में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो शोर सबसे ज्यादा आपको सुनाई देगा वो क्या सुनाई देगा? सुनिएगा क्या सुनाई देगा। ये होगा कि ईडी और सीबीआई को सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और ये शोर इतना होगा कि आम आदमी ये सोचने लगेगा कि हाँ भाई ये तो चुनाव आए हैं इसीलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होने लगा। 5 साल से चल रहा और चुनाव तो हर बार यहाँ होते रहते हैं इस देश में। बताइए हर 4 महीने में तो चुनाव आ जाते हैं, तो ईडी क्या करे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। और ईडी क्या ऐसे ही किसी के घर पर छापे मारे? ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़ा आपके सामने रखने वाली हूं, गौर से देखिएगा। पिछले 11 वर्षों में ईडी ने कितनी प्रारंभिक जांच की है ये देखिए आप। 10,622 केसेस की जांच की है प्रारंभिक 11 सालों में और उसमें सिर्फ 1.5% सियासी मामले हैं, 1.5%। और अगर मैं और क्या है सियासी मामले, ये पॉलिटिकल है, नेताओं से जुड़े हुए। यानी मोटा मोटी अगर आप 10,622 केसों का 1.5% निकालेंगे तो 159 आएगा आंकड़ा। 159 लोगों पर या वो केसेस है जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। बाकी 10,622 आपके सामने। ये आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि ईडी पर जो सवाल कर रहे हैं वो कितने खोखले हैं। अगर ठोस है तो हेमंत सोरेन जेल में क्यों है? अगर ठोस है तो मनीष सिसोदिया की बेल की अर्जी बार बार क्यों रिजेक्ट हो रही है? अगर ठोस है तो सुप्रीम कोर्ट की भ्रष्टाचार पर इतनी कड़ी टिप्पणियां क्यों आ रही हैं? लगभग 6,260 पीएमएलए मामलों में केवल 149 मामले सांसदों और विधायकों और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों से संबंधित है। प्रतिशत के लिहाज से कितना बैठता है ये? 2.3%, लगभग 2.5%, ठीक है। और ट्रांजैक्शन इनका इस 2.5% का कितना हुआ है? 27,000 करोड़ रुपए। संपत्ति कितनी जब्त हुई है इस 2.5% में? 29,000 करोड़, 29,000 करोड़ रुपए। आंकड़ों से साफ है ईडी की जांच पर जितनी हाय तौबा मचाई जा रही है, सच्चाई ठीक उससे परे जो है इस वक्त नजर आ रही है। और इसीलिए आज इन सवालों की गूंज जरूरी है ये सवाल पूछना कि क्या जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश हो रही है? इंडिया गठबंधन पकड़े गए इस कैश पर बड़ा सवाल है। क्यों चुप है? जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर क्या बचने की कोशिश नहीं हो रही? और इस पूरे मामले पर सन्नाटा क्यों है, चुप्पी क्यों है? और सवाल तो यह भी कि पकड़े गए कैश का सियासी कनेक्शन आखिर है क्या? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, सुधांशु त्रिवेदी। इस वक्त स्क्रीन पर आपको समाजवादी पार्टी के सुनील यादव दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। हमारे साथ आरजेडी से जैन जिज्ञासु जी आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एमएल शर्मा जी को आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गूंज की शुरुआत कर रही हूं। और सबसे पहले सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एमएल शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, ये बड़ा आसान होता है उन तमाम अधिकारियों को पिट्ठू बता देना, पिंजरे में बंद तोता बता देना
सरकार के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली बता देना, लेकिन ये बताइए किसी के घर से अगर इतना कैश बरामद हो रहा है तो उसके पीछे कोई तो ट्रेस होगा ना, तभी मिल जाता है, या फिर रातों रात उसको वहां पर रख दिया जाता है और सुबह हाय तौबा मच जाती है, जैसा आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि एक सर्वेंट के घर, नौकर के घर या सहायक के घर 40 करोड़ रुपया मिलना, और अभी तो गिनती जारी है, इससे स्पष्ट है कि जिसके लिए वो काम कर रहा है उसमें भी कुछ गड़बड़ है, और ये ट्रेस और आगे तक भी जा सकता है। हमारे ज़माने में क्लर्क 100-200 रुपया खाते थे, लेकिन फिर भी केस बन जाता था। अब तो 100 करोड़ 200 करोड़, इससे कम का रिश्वत तो लोग रिश्वत ही नहीं मानते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं और उनके जो सहायक हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि विकास का क्या हाल रहा होगा। तो इसलिए जो भी नेता हैं किसी भी पार्टी के हों, जांच एजेंसीज की निंदा करते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या चाहे वो ईडी हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अच्छी बात है कि ये रेड हुआ है, ये और भी अच्छी बात है कि इतना बड़ा पैसा बरामद किया गया है। अब ये पैसा मूलतः किसका है? तो सर्वेंट के पास इतना पैसा हो नहीं सकता, कहाँ से आया? जांच में वो सब आना चाहिए और ये सब लोग दंडित होने चाहिए। हाँ, पर ये जो आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, सुनील यादव जी भी हमारे साथ हैं। सुनील भाई, ये भ्रष्टाचार पर अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से टिप्पणी नहीं होगी, सब लोग जो अपने होठ सिल लेंगे, तो फिर तो लोग कहेंगे ना कि आपके वादे, आपके दावे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं। झारखंड में जब ऐसा होता है तो आप लोग ये कहने लगते हैं कि सरकार जो है बेजा इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे यकीन है सुनील भाई कि आपने अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। देखिए रूपका जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं बोल सकता है। और मैं टीवी पे तो देख ही रहा हूं इतना पैसा, आपका चैनल दिखा रहा है तो उस पर देख रहा हूं। भ्रष्टाचार एक अलग विषय है और जांच एजेंसियों का उपयोग और दुरुपयोग दोनों अलग विषय हैं। अगर कोई जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर के अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन निष्पक्ष जांच एजेंसियां जब पॉलिटिकल इशारे पे काम करने लगती हैं तो उस पर सवाल उठता है। आपने एक अच्छी बात कही, और अभी मैं जिनको सुन रहा था वो भी कह रहे थे कि भाई अगर वो, हाँ, खान साहब की अगर वो पीए है, सरकारी बाबू है, तो उसके घर 1 करोड़ रुपए मिलना भी बड़ी बात है, वो भी नहीं होता है लोगों के पास। तो असली सवाल ये है कि उस पैसे तक एजेंसियां कैसे पहुंचे। हाँ। और ये कहना जो जिसका पीए है उसी का पैसा है, ये जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव रहे, उन पर घूस का आरोप लगा, तो हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी घूस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिवालय में एक बड़ा करके उनके ऑफिस के बगल में ऑफिस बनाकर, पर सुनील भाई, घोटाला हुआ। इतनी जलेबी बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है? ये जो पैसा आप मुझे मौका नहीं दे रहे ना। आप नहीं, मैं आपको मौका दूंगी। आपने पूरी बात बोली, मैंने पूरी इत्मीनान से उसको सुन लिया है। मेरे 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने सुना ना कि भ्रष्टाचार अलग चीज है, ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल अलग चीज है। आप पूरी बात रखने नहीं देती, आप उसमें बीच में बोल देती हैं। अच्छा, 20 सेकंड और सुनील जी, उसके बाद में सुधांशु। चलिए, 20 सेकंड में बात करेंगे। जब कार्यक्रम की ओपनिंग हुई तो मैं एक गरीब के बेटे को भी सुन रहा था जो कह रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नोटबंदी में अकेले खा गए, पीएम केयर फंड में अकेले खा गए, वैक्सीन 80 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगवाने के बदले में जो चंदा ले लिया वो अकेले खा गए। रूपका जी, अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई होगी तो सुबह शाम डर लग रहा होगा। इस देश के 80 करोड़ लोग डर रहे हैं
जिनको तो मानते थे कि ना ये खाएंगे ना खाने देंगे, वो अकेले डकार गए। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, 4 जून के बाद यही एजेंसियां इसी गरीब बेटे की जांच कर रही होंगी। ओके, ठीक है। इसी पीएम केयर फंड की, इसी नोटबंदी की, इसी चंदे चोरे की जांच कर रही होंगी। 4 जून तो प्रभु दूर है ना, अभी जो हो रहा है उससे क्यों आप आम मिचोली खेल रहे हैं? यही बात आपने खत्म की। मैंने ये बात 30 सेकंड पहले कह दी। 4 जून के बाद भी ये अरे सर, भ्रष्टाचार जो करेगा वो पीछे जाएगा, जेल के सलाखों पे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जेल की रोटी आप आलमगीर आलम के बारे में नहीं बोलेंगे, उनके ओएसडी के बारे में नहीं बोलेंगे, ओएसडी के सहायक के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 जून बाद पीएम मोदी जो है उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ये आप बोल देंगे। गजब की फ्यूचर प्लानिंग है। मोदी के खिलाफ बोलते ही आपको बड़ा दर्द हो जाता है। अरे नहीं, सुनिए, आप वो उसकी चिंता मत कीजिए। आपको टीवी शो तब भी 4 जून के बाद भी करने का मौका मिलेगा। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। सुनील यादव, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि मुझे शो करना है नहीं करना है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, भ्रष्टाचार हुआ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। सुधांशु जी, सवाल मैं दोहराऊंगी नहीं, आपने सुन लिया क्या कहा गया है। देखिए, एक कहावत होती है, आंखों देखी मक्खी निगलना, पर ये पूरा आंखों देखी पूरी छिपकली निगलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुनील साहब, 60 करोड़ रुपया बंगाल में पकड़ा जा चुका, 20 करोड़ रुपए कर्नाटक में पकड़ा गया, उससे पहले 350-400 करोड़ रुपए एक सांसद के घर में पकड़ा गया। इतना बड़ा बड़ा पैसा सामने देखकर भी आपको एजेंसी का दुरुपयोग नजर आता है, तो आपके सुलभ संज्ञान, और आपने जो एक वर्ड बोला उससे आपकी मानसिकता उभरी, वो भी बताऊंगा। पहले मैं आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि आज आपके गठबंधन के आपके नेता मरहूम मुलायम सिंह साहब, उनके ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कब लगा था भाई? 2007 में हमारी सरकार थी क्या? और मुलायम सिंह जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, वो वीडियो अवेलेबल है, दर्शकों से कहूंगा जाके नेट पे सर्च करके देखिए, जब वो अमर सिंह के साथ बैठ के बोलते हैं कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, उस समय की सरकार ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। वो कौन सी सरकार थी साहब? और मैं यह भी बताना चाहता हूं आपको जनाब कि 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस हुआ है, तब हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ, और ये सारे के सारे हमारी सरकार नहीं थी तब आपके नेताओं के विरुद्ध कोर्ट के आदेश से गिरफ्तारियां हुई। कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2005 और 2007 में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस हुए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, और सुनिए महाराज, लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड कोर्ट में साबित हो गया 1994 में, हमारी सरकार नहीं थी। राजीव गांधी पे 1987 में आरोप लगा, 1990 में एफआईआर हुई, हमारी सरकार नहीं थी। जनाब क्या कहना चाह रहे हैं, और आपकी दिल की हसरत कैसी निकली अपने मुंह से? इसीलिए उस समय के जमाने में कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई, वो यानी सरकार आई नहीं, ख्वाबों ख्यालों में, कोई जांच हुई नहीं, ना सबूत, ना वकील, ना दलील, ना अपील। अभी तक कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जांच कर रही होगी और ये पकड़ा जा रहा होगा। इसीलिए इसमें भी कोई गलत बात थोड़ी है। मुलायम सिंह जी ने जुलाई 2008 में न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे कांग्रेस को समर्थन किया, और 3 महीने के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस पे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। सुधांशु जी, वो ये कह रहे हैं, मैंने आपको 1 दर्जन उदाहरण बता दिए। हाँ, बताया आपने उदाहरण। अब विपक्ष का ये कहना है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये सबका सब कैश जो है वो इन्हीं से जुड़ी पार्टियों के नेताओं पर छापेमारी के दौरान पाया जाता है। बड़े बड़े आरोप आपने महाराष्ट्र में सरकारों पर लगाए थे, अब वो आपके साथी हैं। बहुत सारे आरोप आपने दूसरी जगह पर लगाए थे, अब वो आपकी पार्टी में आ गए हैं। उनके ऊपर इसी रफ्तार में क्यों छापेमारी नहीं होती है? संक्षेप में सर मुझे जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड में। आपने बहुत, हाँ बिल्कुल संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने कहा इनके यहां कैश क्यों जारी होता है, हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय लाए थे भाई। चेक से पैसा लीजिए, नंबर 1 से जरूरत पड़ने पे कोर्ट चाहे तो चेक भी कर सकता है, पर इन्हें उसमें भरोसा नहीं था, इन्हें तो कैश वाले में भरोसा था, तो इनके यहां कैश दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि चुनाव तो लड़ना ही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कहे कि मैं बगैर पैसे के चुनाव लड़ रहा हूं। हेलीकॉप्टर से लेके और आने जाने से लेके और हवाई जहाज से लेके सारे खर्चे हो रहे हैं। अब जो आपने बात कही आरोप के ऊपर, तो उस पर भी कहना चाहता हूं रूबिका जी, हमने आरोप लगाए थे और हम अपने आरोप पे कायम हैं।
हमने किसी भी नेता से कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी आपके ही चैनल के कार्यक्रम में कह चुके हैं। हम चाहे नेता उधर रहा हो या इधर रहा हो, मगर स्टैंड इनका चेंज है। इनका इन सारे आरोपों पे कहना था सरकार में रहते हुए, हमने विपक्ष में रहते आरोप लगाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज ये कहते हैं ऐसा हुआ था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमारे यहां घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, हम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। तो मैं एक बार सुनील जी से कहना चाहूंगा, तो बताइए आपकी महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्ट थी कि नहीं? आपकी असम की सरकार भ्रष्ट थी कि नहीं? नारदा शारदा भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? स्टैंड आपका चेंज है, हमारा स्टैंड। आरजेडी के जैन जिज्ञासु भी हमारे साथ हैं। जैन जी, पहली दफा मेरे ख्याल से आप और मैं यहाँ बहस में शिरकत कर रहे हैं साथ में। मैं चाहती हूँ कि ये जो आरोप इस वक्त सुधांशु जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों का स्टैंड चेंज हुआ, भ्रष्टाचार पर उनका कोई स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। जो लोग इनके साथ आए हैं वो कोई धुलकर साफ नहीं हो गए हैं, केस आज उन पर भी चल रहे हैं। सुधांशु जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर सिर्फ इनके स्तर पर नहीं है, शीर्ष नेता के स्तर पर है। उसी हेमंता विश्वा शर्मा के बारे में पहले कुछ बोलते थे गृह मंत्री जी, बाद में कुछ बोलने लगे और उसके बाद सवाल को ही अप्रासंगिक करार देने लगे। अजीत पवार से लेकर लंबी फहरिस्त है। मेरा यह कहना है कि इस देश में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। अगर सत्यनिष्ठा से किसी सरकार को नहीं चलाया जा रहा है तो यह देश के आम आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और देश के लोगों को गांव टोले मोहल्ले में यह लगने लगे कि सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, यह सरकार के इकबाल के लिए तो ठीक नहीं है। लेकिन उन जांच एजेंसियों की स्वायत्तता पर भी एक खतरा छाता है। हमारा कहना है कि कहीं कोई दोषी हो। आपके केस में तो कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है ना लालू जी को, हाँ कि ना? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आय से अधिक संपत्ति के मामले जब लालू प्रसाद जी और उनके परिवार पर चले तो सीबीआई इस देश की सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित करने में विफल रही कि आय से अधिक संपत्ति कभी अर्जित भी की गई थी। सीबीआई हार कर गई है सुप्रीम कोर्ट से। आप केस उठाकर देख लीजिए, और दुनिया का इकलौता और अलबेला केस है। आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है। आप घोटाले की बात कीजिए ना, उधर क्यों जा रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अजब बात है, अजब बात है। दोनों तरह की बात आप ही कर रहे हैं। टोटलिटी में मैं कह रही हूँ, देखिए और आप कह रहे हैं ना, मैं तो वेस्ट की बात करूँ। आप दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव के नहीं? जो आपको सूट कर रहा है उस केस को आप रेफर करें। मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। भ्रष्टाचार अगर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें आपके नेता दोषी पाए गए हैं कि नहीं लालू जी? पूरी बात अगर आप मुझे कहने देंगे तो मैं अपनी बात आसानी से रख पाऊंगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे अर्जित किए गए हैं गलत स्रोतों से, तो फिर सीबीआई क्यों नहीं साबित कर पाई? दूसरे केस का जहां तक मामला है, तो यह अदालत के लिए भी, दुनिया की अदालतों के लिए और कानूनविदों के लिए और न्याय की पढ़ाई करने वालों के लिए एक केस स्टडी है कि एक ही मामले को अलग अलग चलाया गया, एक ही मुर्गी को बार बार हलाल किया गया। यह तो एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है, एक बहुत बड़े। आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे। अलग अलग कोषागार से पैसे निकाले जाएंगे तो अलग अलग ही केस होगा ना जैन जी? ये केस से बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कहीं नहीं। उसी चारा घोटाले में ये कौन सा गणित आप लगा रहे हैं भाई? कैसी बातें कर रहे हैं जैन जी? कुछ बात कर रहे हैं सुधांशु जी। देश में यह प्रेसिडेंस पहली बार सेट किया गया। एक हुआ है चाईबासा में, एक हुआ है किसी और इलाके में, लेकिन केस जो है अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है ना। ये मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? अजब बात है, अजब बात है। मैं कह रहा हूं कि मामले को दोबारा खोलने की बात जो भी उस वक्त के न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने नए सिरे से चलाने की बात की। पहले क्लब करने की बात। काश के मैं कुछ मीम यहाँ पर इस्तेमाल कर पाती। एक सेकंड जैन भाई, एक सेकंड आप रुक जाइए। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकरवा मेरे करे कत्ल का दावा जगन्नाथम प्रेमानंदी। आपके इस लॉजिक पर सिर्फ यही बोला जा सकता है और कुछ नहीं बोला जा सकता है। सुधांशु जी 30 सेकंड। हर्षवर्धन जी बस मैं आ रही हूँ। जिज्ञासु जी बस मैं आ रही हूँ। उदाहरण देखा गया है। जैन जी रुक जाइए, 30 सेकंड सुधांशु जी। मेरे दो और मुझे आप दीजिएगा एक बात तो सुन लीजिए। जैन भाई रुकिए, जैन भाई प्लीज रुकिए ना, जैन भाई रुकिए ना। सुनिए जैन जी, आपकी जिज्ञासा मैं इस मामले में शांत किए देता हूं और स्पष्ट बताते हुए, एक नहीं भारत में ही 3 उदाहरण है। सिर्फ सीबीआई ने
सिर्फ लालू यादव जी के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस नहीं विड्रॉ किया था, खत्म किया था, क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, मायावती जी पर भी लगा दी थी, मुलायम सिंह जी पर भी लगा दी थी, करुणानिधि जी पर भी लगा दी थी, क्योंकि सबने पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो 2G घोटाले में के लिए बनी थी, उसकी रिपोर्ट जिन जिन दलों ने सबमिट नहीं होने दी, उस समय उसके अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे हमारी पार्टी के, उन सब दलों को उपकृत किया था। और दूसरी जिज्ञासा आप शांत कर दीजिए कि लालू यादव जी 1997 में उनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया था, तब जनता दल की सरकार थी और वो जनता दल के मुख्यमंत्री थे, और फाइनली वो अयोग्य घोषित हुए कांग्रेस की सरकार में 2006-07 में। तो अब जिज्ञासा यह है कि ये मोदी जो 2014 के बाद आए, वो 97 से लेकर 2007 तक हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में हो गए, लालू यादव जी को जेल से अंदर बाहर आते जाते देखते हुए। तो आपको ये कैसे नजर आ रहा है कि सब कुछ 14 के बाद हुआ और जो कुछ उससे पहले हो रहा था वो भी षड्यंत्र था? मतलब आप ही की पार्टी की सरकार में आप ही के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है जैन जी प्लीज 30 सेकंड जैन जी। बहुत मुख्तसर, ना तो पशुपालन सचिव, न तो वित्त सचिव, न तो मुख्य सचिव, कोई उसमें नहीं उलझता। लेकिन जहां तक बात कर रहे हैं कि किसकी सरकार, 13 दिनों की वाजपेयी जी की सरकार में सारा मामला पूरी पूर्वाग्रह के से ग्रस्त होकर खुलवाया गया और अटल जी का भाषण पार्लियामेंट में उस वक्त डिजिटल आर्काइव से निकालकर देखा जा सकता है। अरे भाई, आग बढ़ रहे हैं गुजराल की सरकार बनी, लालू जी ने सरकार बनाई, हटा देते ना केस। 10 दिन की 13 दिन की वो सरकार भारी पड़ गई। अब मैं पीछे नहीं जाना चाह रही हूँ इतिहास में सर, मैं फ्यूचर में जाना चाह रही हूँ। हर्षवर्धन जी की मांग वही अटल बिहारी वाजपेयी जी आपने बकायदा इस पर ट्वीट किया। ओके रुक जाइए सुधांशु जी, एक सेकंड प्लीज रुक जाइएगा। हर्षवर्धन जी, आज ये जो कैश दिखाया जा रहा है, ये इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को बड़ा छोटा लग रहा है। चाहे वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो सुनील जी या फिर जयंत जिज्ञासु, कह रहे 4 जून को बात करेंगे, 4 जून को बात करेंगे। रूबिका जी, 4 जून को क्या बात होगी ये तो परिणाम तय करेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं, गली मोहल्ले में, गांव में जनता ना बेशर्म नेताओं को किस व्यवहार से इस वक्त देख रही होगी उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। गड्डियां इस तरह से गिर रही हैं, बेशर्मी इतनी, और ये मंत्री जी के सचिव का सहायक है। कल्पना आप कीजिए इसकी, जो जनता इस देश में गरीबी की अमीरी की बहस सुनती रहती है, विपक्षी नेता दुनिया भर का तांडव करते रहते हैं, मुंह ऊपर की तरफ उठाकर हुआ करते रहते हैं, आज उनको इस सब पर भी कुतर्क सूझ रहा है। मैं तो आज उम्मीद ये कर रहा था कि किसी भी राजनीतिक दल का नेता एक लाइन में बोलता, ये जो भ्रष्टाचारी है इसके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून लागू हो, और ये जो नेता लोग बच जाते हैं इनको बचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज भी पार्टी वाली बहस हो रही है। इस भ्रष्टाचार में पार्टी पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? आलमगीर आलम, कितने लोग झारखंड में मंत्री बने हैं, उसमें कांग्रेस के गांधी परिवार के विश्वस्त के तौर पर एक आदमी गया, उसका नाम आलमगीर आलम है। ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री है, यानी गांव में जो पैसा जाना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, उसमें बेईमानी हुई है। और जो सबसे ज्यादा बुरी बात है, राहुल गांधी रोज कहते हैं सबका पैसा देखेंगे, बांटेंगे, गरीबों को देंगे, छीन लेंगे। यहाँ जो सामने दिख रहा है वही तो ना, वो कथनी और करनी। मैं ये कह रही हूँ कि सुधांशु जी को आप ना पसंद आए, सुनील जी ना पसंद आए, जिज्ञासु जी पसंद ना आए, इन सब के घर पर ईडी सीबीआई भेज देना। अरे भाई जिज्ञासु जी, आपके घर पे अगर होगा पैसा तभी तो मिल पाएगा ना। अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा तभी तो पकड़ में आएंगे ना, नहीं तो कैसे? आम आदमी हिंदुस्तान का घर पे 500 रुपए का नोट कहीं कोने में मिल जाता है, पागल हो जाता है, 3 दिन तक खुशियां मनाता है कि 500 का खोया नोट मिल गया है, और यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिल रही है और सब चुप्पी साधे बैठे। मुझे इजाजत दीजिए न्यूज़ 18 इंडिया में, बहुत बहुत शुक्रिया।